subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the pharmacology of the aspirin. तो आज वीडियो में हम बात करेंगे एस्प्रिन के डिटेल फार्माकोलॉजी के बारे में। बात करें हम लोग एस्प्रिन की, तो इसको हम लोग कॉमनली डिस्प्रिन नाम से भी जानते हैं, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। बात करें एस्प्रिन की, तो एस्प्रिन जो है बहुत ही ओल्डेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक ड्रग्स हैं, जो कि NSAIDs मीन्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग हैं इस क्लास का। इससे जो है बेसिकली मेजर क्वेश्चंस, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते ही हैं फ्रिक्वेंटली, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर, चाहे जीपेट हो, नाइपर हो या फिर DI हो, क्योंकि जो है इनसे बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो निकल के आते हैं, जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो एस्प्रिन, बात करें हम लोग एस्प्रिन की, तो एस्प्रिन एक तरीके से प्रोटोटाइप एंटी इन्फ्लामेटरी या एनाल्जेसिक ड्रग्स हैं, जो कि NSAIDs क्लास का मेन ड्रग है। बात करें हम लोग एस्प्रिन की, तो जो है एस्प्रिन जो है एक तरीके से आपका केमिकली बात करें तो ये है आपका एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं एस्प्रिन। कॉमनली इसको डिस्प्रिन नाम से मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, एस्प्रिन का जो मेटाबोलाइट्स हैं वो है आपका सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड ही एक तरीके से मेजर मेटाबोलाइट्स हैं, एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं, जो कि मेजर जो भी एक्शंस आपके एस्प्रिन के मिलते हैं, बायोलॉजिकल इफेक्ट मिलते हैं या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिलते हैं, वो आपके सैलिसिलिक एसिड से ही मिलते हैं। तो एक आपके पॉइंट है जीपेट के रूप में कि आपका ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपका एस्प्रिन का एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा है और किसके कारण जो है हमको बायोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलता है, वो है आपका सैलिसिलिक एसिड। बात करें इसकी केमिस्ट्री की, तो इसका सिंथेसिस जो है वो भी हम लोग सैलिसिलिक एसिड से ही करते हैं। सैलिसिलिक एसिड्स को अगर हम आपके एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, दो बनेगा आपका एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जो कि आपका एस्प्रिन है। दिस इज द बेसिक केमिस्ट्री ऑफ द एस्प्रिन। एंड बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो ऑलरेडी हमने जो फर्स्ट वीडियो है आपका NSAIDs का, उसमें डिटेल हमने बात कर चुके हैं पूरे ओवरऑल पाथवे के बारे में, तो उसी से ही आपका रिसेंबल्स होगा। तो बेसिकली एस्प्रिन जो है एक तरीके से नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर हैं, मीन्स ये आपके COX-1 और COX-2 दोनों को इनहिबिट करते हैं, और अल्टीमेटली जो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस है वो कम होता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन मीडिएटेड इन्फ्लामेशन, पेन, फीवर को ये कम करता है, और जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा वो मेनली जो है कहीं ना कहीं प्रोस्टाग्लैंडिन की कम होने की वजह से ही शो होगा। मीन्स इट इनहिबिट द COX-1 एंड COX-2 एंजाइम एंड फर्दर डिक्रीज द कंसंट्रेशन और सिंथेसिस ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन विद इन द बॉडी एंड में शोज देयर फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। ठीक है, मतलब आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक्स एंड अदर्स जो मेन डिजायरेबल एक्शन है वो आपके क्या होंगे, केवल एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक्स। उसके बाद जो बाकी जो इफेक्ट्स होंगे, कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं, तो एक तरह के साइड इफेक्ट्स हैं जो कि हम आगे बात करेंगे। नाउ कम टू द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द एस्प्रिन। तो एस्प्रिन के कौन कौन से बायोलॉजिकल एक्शंस हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं। तो पहला है आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक्स एंड एंटीबायोटिक्स, जो कि मेन इसका एक्शन है। बात करें हम लोग एनाल्जेसिक एक्टिविटी की, पहले बात करते हैं हम लोग एनाल्जेसिक एक्टिविटी की। तो एनाल्जेसिक्स होते हैं दो टाइप के, एक होता है आपका ओपाइड एनाल्जेसिक्स, जिसको हम नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स भी बोलते हैं, एक होते हैं आपके एस्प्रिन लाइक एनाल्जेसिक्स, जो कि एक तरीके से नॉन नार्कोटिक, नॉन ओपाइड एनाल्जेसिक्स हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों का जो एक्शन है वो डिफरेंट हो सकते हैं। बेसिकली जो आपका एस्प्रिन है या NSAIDs हैं वो पेरिफेरली मेजरली वर्क करते हैं, वो सेंट्रली उतना वर्क नहीं करते हैं, वो सिनेस्ट को डिप्रेस नहीं करते हैं। लेकिन जो आपका मॉर्फिन क्लास के ड्रग्स हैं वो आपके सेंट्रली को ही डिप्रेस कर देते हैं, ताकि जो पेन परसेप्शन है वो आप फील ना कर पाओ। हम आगे बात करेंगे डिटेल में। तो बात करें हम लोग एनाल्जेसिक एक्टिविटी की, तो एस्प्रिन, बात करें मॉर्फिन के कंपेयर पे, तो मॉर्फिन क्लास के जो ड्रग के कंपेयर पे एस्प्रिन का जो एनाल्जेसिक एक्टिविटी है बहुत ही पुअर होता है। बात करें हम लोग जैसे कि 600 mg एस्प्रिन का जो एनाल्जेसिक एक्टिविटी है वो अप्रोक्सीमेटली 60 mg कोडिन के इक्विवेलेंट होता है। मीन्स जो पोटेंसी है आपके एस्प्रिन का वो बहुत ही कम होता है इस कंपेयर टू द कोडिन। कोडिन बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही कम डोज पे जो है अपना एनाल्जेसिक एक्टिविटी शो कर सकता है, लेकिन एस्प्रिन के लिए हमको 600 mg डोज लेना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका एनाल्जेसिक डोज है आपका 600 mg। जो आपके डिस्प्रिन आते हैं टेबलेट अप्रोक्सीमेटली 325 mg का होता है, इसलिए हम 2 टेबलेट हम यूज़ करते हैं, जो कि हम आगे और बात करेंगे। बात करें इसके इफेक्टिवनेस की, सो इट इफेक्टिव अगेंस्ट द टिश्यू इंजरी एंड इन्फ्लामेशन रिलेटेड द पेन और
एनाल्जेसिक एक्टिविटी। तो अगर आपको टिश्यू इंजरी हुई है या सटन इन्फेक्शन हुआ है, कुछ बुखार हुआ है, छोटे मोटे चीज़ों में जो है ये इफेक्टिव होती है, मतलब ये इन्फ्लामेशन से रिलेटेड जो आपके पेन्स होंगे उसको ये इजीली कंट्रोल कर सकता है। लेकिन सीवियर केस में ये जो है इनइफेक्टिव शो करते हैं, मीन्स इट इज़ इनइफेक्टिव इन सीवियर विसरल एंड इस्मिक पेन। अगर आपको मार्कल इस्चीमिया है या किसी इस्चीमिया वजह से पेन हो रहा है आपके इंटरनल ऑर्गन के अंदर में, या फिर आपको विसल्स ऑर्गन्स जितने भी हैं आपके लीवर, पेंक्रियास या फिर जीआईटी या फिर हार्ट वगैरह हैं, उन पे पेन होना शुरू करते हैं, तो उसके केस में जो है ये आपको उतना इफेक्ट शो नहीं करेगा। ठीक है, बात करें हम लोग एस्पिरिन के एनाल्जेसिक एक्टिविटी की, तो ये जो बेसिकली आपका जो पेन रिसेप्टर्स हैं उनकी एक्टिविटी को कम करते हैं। साथ साथ जो पीजी या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन मेडिएटेड सेंसिटाइजेशन है आपके रिसेप्टर्स का, पेन रिसेप्टर्स का, नर्व एंडिंग्स का, उसको भी कम करते हैं। और जो सेंट्रली जो है जो पेन परसेप्शन है, जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है, उसको इन्हेंस कर देते हैं ताकि आपको पेन फील कम हो सके। मीन्स द एनाल्जेसिक एक्टिविटी ऑफ द एस्पिरिन इज ड्यू टू द सप्रेसिंग ऑफ पेरिफेरल पेन रिसेप्टर्स एंड प्रिवेंशन ऑफ द पीजी और प्रोस्टाग्लैंडिन मेडिएटेड सेंसिटाइजेशन ऑफ द नर्व एंडिंग एंड सेंट्रली इन्हेंस द थ्रेशोल्ड ऑफ पेन परसेप्शन, जो कि अपने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो इस वजह से ये अपना एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी शो करता है, पेन को रिलीव करता है। ठीक है, एंड अनलाइक द मॉर्फिन इट हैज़ नो सेडेशन, सब्जेक्टिव इफेक्ट्स, टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस। मीन्स क्योंकि जैसे जानते हैं कि जो मॉर्फिन लाइक ड्रग हैं वो आपके ब्रेन के अंदर में सेडेशन कॉज करते हैं, सीरियस डिप्रेशन करते हैं, आपके सब्जेक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, आपके टॉलरेंस शो करते हैं और आपका फिजिकल डिपेंडेंस भी शो कर सकते हैं। लेकिन ये जो एस्पिरिन है या फिर एनएसआईडीज हैं वो मॉर्फिन की तरह एक्शन शो नहीं करेगा, इसलिए इनमें ये इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, बात करें अब एंटीपायरेटिक एक्टिविटी की, तो एंटीपायरेटिक मतलब क्या होता है? रिड्यूस इन द फीवर। तो आपकी बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको कम करना फीवर कंडीशन पे, नॉर्मल कंडीशन पे नहीं, फीवर कंडीशन पे। ठीक है, तो बेसिकली इट रिसेट द हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट एंड रैपिडली डिक्रीज द फीवर बाय द प्रोमोटिंग द हीट लॉसेस बाय स्वेटिंग, क्विटनेस, वेसोडाइलेशन, बट नॉट डिक्रीज द हीट प्रोडक्शन। तो अल्टीमेटली ये क्या करता है, हमारे जो थैलेमस, हाइपोथैलेमस के अंदर में जो थर्मोस्टेट है उसको रीसेट कर देता है। फीवर कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो थर्मोस्टेट है वो एक हाई टेम्परेचर पे सेट हो जाता है ताकि ये जो हमारे नॉर्मल हो गया, मतलब आपको 102 103 बुखार, आपको जो फ़ारेनहाइट है टेम्परेचर वो रहेगा। तो जो ये आपके जितने भी एनएसआईडीज हैं जो कि एंटीपायरेटिक ड्रग्स हैं वो थर्मोस्टेट को रीसेट कर देते हैं और लोअर पे ले आते हैं ताकि नॉर्मलाइज वो हो सके। ठीक है, और ये बेसिकली जो है हीट लॉसेस को बढ़ाएंगे। जो हीट लॉसेस का तरीका है, जैसे कि बात करें स्वेटिंग की हो या क्विटनेस, वेसोडाइलेशन की हो, उनको इन्हेंस करते हैं, लेकिन जो हीट प्रोडक्शन है हमारे बॉडी के अंदर में उसको ये कम नहीं करते। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक उसके एंटीपायरेटिक एक्टिविटी ऑफ द एस्पिरिन। एंड नाउ कम टू द एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी ऑफ द एस्पिरिन। तो एस्पिरिन जैसे जानते ही हैं कि एंटीपायरेटिक भी है, एनाल्जेसिक भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। मीन्स ये आपके इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कम करता है। अब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्या होते हैं? पेन है, फीवर है, स्वेलिंग है, हीटिंग है, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिकोसाइड्स हैं, ये सब आप ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे। इन्फ्लेमेशन वाले चैप्टर पे नहीं पढ़े हैं तो हम लिंक दे रहे हैं इन्फ्लेमेशन का, उसको आप देखिए डिटेल में कि क्या होते हैं इन्फ्लेमेशन, क्या उनके बेसिक्स थ्योरी है। बेसिकली जो इन्फ्लामेशन है एक तरह से हमारी बॉडी का लोकल रिस्पॉन्स है किसी भी इंजरी के अगेंस्ट में, उस इंजरी को ठीक करने के लिए। और उस रिस्पॉन्स के दौरान बहुत सारे इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, आपके मैक्रोफेजेस हैं, लिकोसाइड्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, ये सब एक्टिवेट होते हैं। और जो भी कास्केटिव एजेंट्स हैं, जो भी आपके पैथोजेंस हैं या फिर कोई भी आपके इंजरीज हैं, उनको ठीक करने के लिए ये काम करते हैं। तो उन रिस्पॉन्स को ये जो ड्रग है एस्पिरिन वो कम कर सकता है, लेकिन एट ए हायर डोज। नॉर्मली जो है हम पेन किलर के लिए 600 mg डोज यूज़ करते हैं एक बार में, लेकिन हाँ हमको एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोड्यूस करने के लिए हमको करीबन आपके 1 ग्राम टू 3 ग्राम तक यूज़ करना पड़ता है। तो एक हायर डोज इट में सोच द एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी एंड इट रिड्यूस द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स लाइक द पेन, स्वेलिंग, इन्फिल्ट्रेशन लिकोसाइड्स, हीटिंग एक्सेट्रा। ठीक है, एंड इट आल्सो डिक्रीज द फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। ये जहाँ पे इंजरी साइट्स है वहाँ पे फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन होते हैं इन्फ्लेमेशन के दौरान, उसको भी कम करता है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स जो है कहीं कहीं आपको ये भी एक तरीके से इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनको भी ये कम करता है और उसके थ्रू भी जो इन्फ्लेमेशन है वो भी कम कर सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इफेक्ट्स ऑन जीआईटी। अब इनके अलावा जो इफेक्ट होंगे वो एक तरह के साइड इफेक्ट्स होंगे। ठीक है, बात करें जीआईटी की, तो जैसे जानती हैं कि एनएसआईडीज जो है अल्सर कॉज करते हैं। ये एनएसआईडीज बेसिकली इट में कॉज द एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, नोजिया, वोमिटिंग, ठीक है,
एंड अल्सरेशन सब कॉज करते हैं। अब बात करें हम लोग एस्पिरिन की, तो एस्पिरिन का जो pKa है वो अप्रोक्सीमेटली 3.5 होता है। ये मतलब एसिडिक नेचर का होता है, जो कि इजीली आपके एसिडिक मीडिया पे डिफ्यूज़ हो जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन आपके म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस जब पहुंचता है तो म्यूकस का जो pH है अप्रोक्सीमेटली कितना होता है आपका 7 पॉइंट कुछ समथिंग होता है। तो उस केस में ये जो हैं आपके आयन ट्रिपिंग शो करेंगे, मतलब ये आयनाइजेबल हो जाएंगे और ये इनडिफ्यूजल हो जाएंगे और वहाँ पे प्रेजेंस हो जाएंगे और वहाँ पे फिर वो अपना टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा। और उसी वजह से जो है ये आपके म्यूकसल सेल्स को जो है डैमेज करने लगते हैं, आपके म्यूकस को कम करते हैं, एचसीएल को बढ़ाते हैं, अल्सरेशन कॉज करते हैं, वहाँ पे जीआईटी बिल्डिंग कराएंगे और अल्सरेशन कराएंगे। कई बार क्या होता है, अगर प्योर आप एस्पिरिन ड्रग लेना तो सिंगल डोज पे भी आपको जीआईटी बिल्डिंग हो सकता है, आपके स्टूल में ब्लड आपके आ सकता है। इसलिए जो है हम बेसिकली वी कैन यूज़ द सोलबल एस्पिरिन टेबलेट, जो कि आपका डिस्प्रिन है, जैसे कि जानते हैं ये आपका डिस्प्रिन टेबलेट है। ये हम बेसिकली डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, इसको हम वाटर में ऐड करते हैं क्योंकि इसका जो डोज है अप्रोक्सीमेटली होता है 325 mg। तो आपका एक टेबलेट है बेसिकली आपका 325 mg का होता है। तो क्योंकि हमको लेना है 600 mg फॉर द एनर्जी एक्टिविटी, इसलिए हम जो है 2 टेबलेट यूज़ करते हैं एक साथ में, लेकिन हम उसको वाटर में ऐड करते हैं, डिजॉल्व होने के बाद हम यूज़ करते हैं, क्योंकि आपका इफर्वेसेंट टेबलेट है। अब क्योंकि सोलबल जो आप डिस्प्रिन है या एस्पिरिन है, इसमें बेसिकली आपके कैल्शियम कार्बोनेट हैं, सीटेड बफर्स हैं, आपके ये सब होते हैं जो कि इफर्वेसेंट बेस के रूप में काम करते हैं। ये इनकी जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको रिड्यूस कर देंगे और आपकी जीआई टॉक्सिसिटी कम होगी, इसलिए हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट एस्पिरिन जो है हमारे लिए बहुत ही टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक इफेक्ट्स ऑन द जीआईटी। नाउ कम टू द इफेक्ट ऑन ब्लड। तो बेसिकली जानते हैं कि जो एस्पिरिन है लो डोज पे एक तरीके से आपका एंटी कोगुलेंट या फिर एंटी प्लेटलेट्स एक्टिविटी शो करता है। ये आपके बेसिकली जो लो डोज एस्पिरिन है वो सिलेक्टिव कॉक्स-1 इनहिबिटर के रूप में काम करता है और उससे जो है आपका थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस कम हो जाता है और थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस कम होने की वजह से जो है आपके प्लेटलेट एग्रीगेशन कम कर देते हैं और एक तरीके से एंटी प्लेटलेट इफेक्ट शो करता है। ठीक है, और मतलब लो डोज ऑफ एस्पिरिन इरिवर्सिबली इनहिबिट द TXS सिंथेसिस, मतलब थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस एंड डिक्रीज द प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो इसका ये यूजेबल है, ये हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? हम एंटी प्लेटलेट ड्रग्स के रूप में यूज़ करते हैं। जब भी हमारे बॉडी के अंदर ब्लड कोगुलेशन बढ़ जाता है तो उसको हम लोग डिजोल्व करने के लिए ऐसे ड्रग को यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपका मान लीजिए इस्चीमिया हो गया, इंफ्राक्शन हो गया, एंजाना में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आपका यूज़ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जीबीएड के पर्पज़ से, इसको भी याद रखिए। हर एक जो पॉइंट हैं हम लोग लिख रहे हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पे ही हम लोग लिखते हैं कि वो आपको याद होना चाहिए। वो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि उससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस क्या बनेंगे ये उतना हमको पता नहीं होता है, लेकिन किस वे में बनेंगे वो हम ऑलरेडी समझ सकते हैं कि किस वे पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपका गैस्ट्रिक पे पूछ सकते हैं आपका, बाकी जो ये सब आपके इलास्टिक इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है तो पता ही है कॉमन है, सबके लिए कॉमन है, तो उनसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं। जो अनकॉमन चीज़ें होती हैं वहीं से क्वेश्चंस आपके आते हैं फ्रिक्वेंटली। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मेटाबॉलिक इफेक्ट्स के बारे में। तो आपका इसके अलावा भी बहुत सारे मेटाबॉलिक इफेक्ट्स शो करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो है आपके जो आपका नॉर्मल डोज है 3.3 to 6.6 ग्राम, मतलब 600 mg तक डोज जो है, जो कि आपके एनालिसिक एक्टिविटी के लिए डोज है, उसमें जो है आपके उतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स या फिर मेटाबॉलिक इफेक्ट शो नहीं करता। वो केवल पेन, फीवर और के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन एट इन्फ्लामेटरी डोज, मतलब 1 to 3 ग्राम डोज पर डे पे जो है कुछ और इफेक्ट शो कर सकते हैं। जिसकी बात करें, पहला वो है आपका इनहेंस द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, ग्लूकोज का रिडक्शन बढ़ा देता है, उससे जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। लेकिन टॉक्सिक डोज पे हम बात करें तो कई बार आपको ग्लूकोज लेवल जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका हाइपर वेंटिलेशन फॉलोड बाई रेस्पिरेटरी डिस्प्रेशन एट टॉक्सिक डोज। अगर हम नॉर्मली डोज यूज़ करें तो ये रेस्पिरेटरी स्टूडेंट की तरह काम करता है कुछ समय के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म पे और हाई डोज पे जो है फिर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस कर देते हैं और अस्थमेटिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इट डायरेक्ट इनहेंस द कार्डियक आउटपुट एंड मेटाबॉलिक रेट इन द हार्ट एंड टॉक्सिक डोज में सप्रेस द वेस्टमीटर सेंटर्स एंड डिक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड CHF में भी प्रेसिपिटेटेड इन द कार्डियो रिवर्स इज लो। ठीक है, तो आपके ये CHF में हम नहीं दे सकते, ये कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट को भी इंटरफेयर करता है, ये वेस्टमीटर सेंटर को कम करता है, BP को भी कम कर सकता है, इसलिए कुछ चीज़ों में जो है हम लोग अवॉइड करते हैं आपके खासकर सीरियस डिसऑर्डर के केस में। ठीक है,
बात करें हम लोग इसके नेक्स्ट इफेक्ट की, वो है आपका इंटरफेयर विद द यूरेट एक्सक्रीशन। तो यूरेट एक्सक्रीशन या यूरिया एक्सक्रीशन को भी ये इंटरफेयर कर सकता है, बट एट हाई डोज पे इट ब्लॉक द रीएब्जॉर्प्शन एंड इन्हेंस द यूरेट एक्सक्रीशन। नॉर्मली जो है ये यूरिया एक्सक्रीशन को कम करता है, लेकिन एट हाई डोज पे बढ़ा देता है। ठीक है, बात करें हम लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी केस में कुछ छूट गया था, जो आपके प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेटरी डिसीज हैं, जिसकी बात करें हम लोग रूमेटाइडिक आर्थराइटिस की, आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस की या रूमेटाइडिक फीवर्स की, तो उनके लिए जो है आपके एस्पिरिन काफ़ी नहीं है। वो एक्यूट कंडीशन पे ठीक कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे या प्रोग्रेशन को ये कम नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका बेसिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आपके फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल है, आपके साइड इफेक्ट्स है, वो भी हम बात करेंगे इसी क्लास में। तो उसके लिए पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे इसके अदर चीज़ों के बारे में। तो इफ़ यू वांट टू नोट प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, देन आई विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ए फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल, साइड इफेक्ट्स एंड ड्रग इंटरेक्शन एंड यूजेस। ओके, नाउ कम टू द फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल ऑफ द एस्पिरिन। इसे हम बात करेंगे इसके एब्जॉर्प्शन के, डिस्ट्रीब्यूशन के, मेटाबॉलिज्म के और एक्सक्रीशन के। बात करें हम लोग एब्जॉर्प्शन के, तो जानते हैं कि हम जो एस्पिरिन है उसको हम ओरली ले सकते हैं, मतलब ये ओरली एब्जॉर्ब होता है आपके जीआईटी पार्ट में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में। लेकिन ये जो वाटर सोलबिलिटी है आपके एस्पिरिन की बहुत ही कम होती है, और सोलबिलिटी कम होगी तो एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। इसलिए जो पूरा वाटर सोलबिलिटी है, इसकी लिमिटिंग फैक्टर है आपके एब्जॉर्प्शन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लेकिन इसको हम ठीक कर सकते हैं बाय यूजिंग द माइक्रोफाइनिंग। ठीक है, अगर हम आपके जो एस्पिरिन के पार्टिकल साइज हैं उसको रिड्यूस कर देंगे बाय द माइक्रोफाइनिंग प्रोसेस, तो उससे हम उसकी इन्हेंस कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन को। उसके अलावा है हम उस पर जो आपके फॉर्मुलेशन है उसमें हम लोग एल्कली यूज़ कर सकते हैं। इसकी बात करें हम डिस्प्रिन की, तो उस पर हम लोग इफेरोसेंट बेस यूज़ करते हैं, उसके जो बफर यूज़ करते हैं, ताकि उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ सके। ठीक है, बात करें हम लोग हायर पीएच पे, तो कई बार हायर पीएच पे जो है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आनेसन कॉज कर सकता है, जिससे जो है आपके इंडिविजुअल हो जाएंगे और आपको जीआई टॉक्सिसिटी हो सकती है, इसलिए हम बैलेंस करके रखते हैं। ठीक है, बात करें मेटाबॉलिज्म की, तो जैसे जानते हैं आपका एस्पिरिन का जो मेटाबोलाइट्स है क्या है आपका सैलिसिलिक एसिड। तो एस्पिरिन इजीली डीएसिलेटेड हो जाते हैं आपके बॉडी के अंदर में, खासकर आपके गट वाल पे, मतलब जीआईटी पे, आपके लीवर पे और आपके प्लाज्मा पे। ठीक है, और रिलीज करते हैं आपका सैलिसिलिक एसिड, जो कि एक्टिव फॉर्म है, और यही एक तरीके से बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जीपी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये प्रोटीन बाइंडिंग करते हैं। तो प्रोटीन बाइंडिंग इसका होता है अप्रोक्सीमेटली 80% होता है। आपका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो अप्रोक्सीमेटली होता है 0.17 लीटर पर केजी है। ये आपका इजीली इजीली आपके प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर देते हैं, और आपके ब्लड बैरियर को भी क्रॉस करते हैं, पर स्लोली करते हैं। इसलिए जो है आपके प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करता है, इसलिए हम बच्चों पे या प्रेगनेंसी कंडीशन पे यूज़ नहीं करते हैं। बात करें प्रेगनेंसी कंडीशन पे, तो केवल पैरासीटामोल ही बहुत ही सेफेस्ट ड्रग है आपके एनालिसिक एक्टिविटी के लिए, आपके प्रेगनेंसी कंडीशन पे केवल वही यूज़ करते हैं। बाकी जितने भी आपके एनएसआईडीज ड्रग हैं वो हम लोग प्रेगनेंसी कंडीशन पे यूज़ नहीं करते हैं। ये आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, बात करें एलिमिनेशन की, जो सी बात है ये आपके लीवर के थ्रू मेटाबोलाइज्ड होगा और यूरिन के थ्रू निकलेगा। तो आपके डिसएस्टरेशन के बाद जो है आपके फेज 2 रिएक्शंस में कॉन्जुगेशंस होंगे, जिसमें आपके ग्लाइसिन के थ्रू या फिर ग्लूटानिक एसिड के थ्रू कॉन्जुगेशन होंगे, और ये आपके यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होंगे बाय द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड द ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि इसी पॉइंट से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन के थ्रू, क्योंकि बहुत सारे जो ड्रग हैं वो भी ट्यूबुलर सिक्रेट थ्रू होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी एक्टिविटी भी ऊपर नीचे हो सकती है। हम आगे बात करेंगे इसके इंट्रैक्शन पे। बात करें हम एडीआर की, तो एडीआर अलग डोज पे अलग हो सकते हैं। बात करें हम लोग एनालिसिक डोज पे, मतलब आपके 600 mg पर 1 से टाइम के बात करें, तो उसमें जीआईटी डिस्ट्रेस हो सकते हैं। जीआईटी के जो साइड इफेक्ट्स हैं आपके वोमिटिंग डिस्ट्रेस हैं, आपके नोजिया है, आपके जीआईटी ब्लीडिंग है, वो हमको देखने को मिलता है। जो इंपॉर्टेंट है वो आपका अल्सरेशन, तो ये अल्सर कॉज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बात करें हम लोग सेकेंड की, वो है आपका हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस और आइडियोसिंक्रेसी रिएक्शंस, मतलब अल्टीमेटली एलर्जिक रिएक्शंस। कुछ सब्जेक्ट में, कुछ पेशेंट पे जो है ये आपका एलर्जी कॉज करता है, और वो उससे जो है आपके स्किन रेसेस हैं, अर्टिकारिया है, आपके अस्थमा है, एनाफाइलेटिक रिएक्शंस हैं, एंजियोडीमा है, आपके राइनोरिया है, ये हो सकते हैं। इसलिए हम जो है अस्थमा के केस में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि अस्थमा कॉज कर सकता है, इसलिए हम अस्थमा के केस में, अल्सर के केस में, आपके प्लेसेंटल जो प्रेगनेंसी के केस में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। उसके अलावा डायबिटीज़ में भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ये आपके ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा। ठीक है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इसके मेटाबॉलिज्म साइड इफेक्ट्स पे।
बात करें एंटी इन्फ्लेमेटरी डोज पे, हाई डोज पे ये आपके सैलिसिलिज्म सिंड्रोम कॉज करते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस होते हैं। इसमें आपके जो भी सीनियस इफेक्ट हैं, आपकी डिजीनेस हैं, आपकी टेनाइटिस है, मतलब रिंगिंग इन द ईयर, उसके अलावा इम्पेयरमेंट ऑफ द हियरिंग एंड विजन भी कॉज कर सकता है। उसके अलावा आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और आपके हाइपर वेंटिलेशन भी कॉज करता है, जो कि बहुत ही डेंजरस इफेक्ट्स होते हैं। बच्चों में ये बेसिकली जो हैं आपके लीवर डैमेज भी कर सकते हैं, आपके सीरम ट्रांसएमिनेस एंजाइम को बढ़ा सकते हैं और आपके जॉइंटिस वगैरह भी कॉज कर सकते हैं। इसलिए हम लीवर फेलियर के केस में यूज़ नहीं करते हैं इस ड्रग को। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो आपका रे सिंड्रोम्स, एस्पिरिन जो है रे सिंड्रोम कॉज करते हैं, या याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जीबेट में आता है। ये बेसिकली जो है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी कॉज करता है। जब भी आप बच्चों के या बड़ों को इन्फेक्शंस होते हैं, इन्फ्लुएंजा वगैरह, उनमें हम जब यूज़ करते हैं तो ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बात करें हम लोग एक्यूट सैलिसिलेट पॉइजनिंग की, तो जो भी इफेक्ट्स हम बात कर रहे हैं वो सब प्रोड्यूस होगा आपके एक्यूट सैलिसिलेट पॉइजनिंग पे एट ए हाई डोज। बच्चों पे ये कॉमन है, बड़ों पे अगर हम हाई डोज पे लें 15 से 30 ग्राम तक लेंगे तो ये होगा। उसका जो ट्रीटमेंट है वो हम यूज़ करते हैं आईवी फ्लूइड्स सपोर्टिंग के केस में, चाहे वो आपके आयंस हों, सोडियम हो, पोटेशियम हो, बाइकार्बोनेट्स हों, और उसके अलावा हम ग्लूकोज यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि एस्पिरिन जो है एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हैं, तो आपके ब्लड को बहुत ही थिन कर देगा, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग विटामिन के भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बात करें हमें यूज़ की, तो यूज़ तो कॉमन है, पेन किलर मतलब आपके एनाल्जेसिक्स, हेडेक में यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक में यूज़ करते हैं, लेकिन आज डेट में यूज़ नहीं करते हैं। उसके अलावा हम जो कुछ इम्यूनिटी डिसीज़ है उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं एक्यूट केस में, खासकर आपके रूमेटाइटिक फीवर के केस में, आपके रूमेटाइटिक आर्थराइटिस में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूज़ करते हैं एट ए हाई डोज, मतलब इन्फ्लेमेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी डोज पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका पोस्ट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के ठीक होने के बाद भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए एंटी प्लेटलेट ड्रग्स, नॉट एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक एक्टिविटी, एज ए एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये होता है डोज का 75 से 150, मतलब 75 to 150 mg पर डे, ये उसका एंटी प्लेटलेट डोज है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपके जीपेट में आते हैं। बात करें इसके इंट्रैक्शन की, क्योंकि आपका एसिडिक ड्रग है और आपका ये एल्ब्यूमिन पे प्रोटीन बाइंडिंग करता है, तो बहुत सारे जो ड्रग्स हैं उनसे भी करते हैं। तो इन ड्रग्स की जो प्रोटीन बाइंडिंग है को डिस्प्लेस कर सकता है, खासकर आपके वारफेरिन, सल्फोनाइलयूरिया, मतलब आपके एंटीडायबिटिक ड्रग, टॉबुटामाइड वगैरह, फिनोटाइन, मिथोट्रिक्सेट। तो एस्पिरिन डिस्प्लेस दीज ड्रग्स फ्रॉम देयर प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स एंड में इनहेंस द फ्री ड्रग कंसंट्रेशन ऑफ दिस ड्रग। तो क्योंकि प्रोटीन बाइंडिंग होने से टेम्परेरी स्टोर होता है और वो एक तरह से इनएक्टिव है, बायोलॉजिकली इनएक्टिव होता है, जो फ्री ड्रग्स हैं वही बायोलॉजिकल इफेक्ट शो करेंगे। तो डिस्प्लेस करने की वजह से जो है इन ड्रग्स का फ्री ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और इनकी टॉक्सिक इफेक्ट शो मिलेगा। मतलब जैसे कि आपका ये वारफेरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट्स हैं, तो ब्लड थिनिंग बहुत बढ़ जाएगी, ब्लड ब्लीडिंग हो सकता है। सल्फोनाइलयूरिया जो है एंटीडायबिटिक ड्रग हैं, तो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ही कम हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट शो मिलेगा। आपके फेनिटोइन, मिथोट्रिक्सेट भी डेंजरस हो सकते हैं। सेकंड आपका इट में डिक्रीज द ट्यूबुलर सिक्रेशन ऑफ द यूरिक एसिड, मतलब ऑलरेडी बात हो चुके हैं, यूरिया के कंसंट्रेशन को या यूरिएट के सिक्रेशन को एक कम करता है। ठीक है, एट एनालिसिक डोज, क्योंकि आपका एस्पिरिन भी ट्यूबुलर सिक्रेशन के थ्रू ही एक्सक्रीट आउट होगा, यूरिया भी होता है, तो दोनों कंपटीशन करेंगे और आपका यूरिया का जो एक्सक्रीशन है वो कम हो सकता है। सिमिलरली एस्पिरिन डिक्रीज द डायरेक्टिक एक्शन ऑफ द फ्यूरामाइड, थायराइड्स एंड द पोटेशियम स्पाइरिन डायरेटिक्स, बिकॉज दोज विद द एस्पिरिन compete with these drugs for the tubular secretion or active transport system of the tubular secretion in the proximal tubules। क्योंकि ये जो फ्यूरामाइड ड्रग हैं वो आपके किडनी पे काम करते हैं, आपके रीनल ट्यूब्यूल्स पे काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ट्यूबुलर सिक्रेशन के थ्रू पहुंचते हैं आपके किडनी पे या साइट पे। तो एस्पिरिन भी उसी वे पे पहुंचेगा, उसी वे पे इसकी ठोर होगा, तो दोनों पे कंपटीशन होगा और कहीं ना कहीं जो फ्यूरामाइड वगैरह हैं, थायराइड्स वगैरह हैं, वो अपने साइड पे नहीं पहुंच पाएंगे या कंसंट्रेशन कम होगा और उनकी एक्टिविटी कम होगी। सो these are the basic pharmacology of the aspirin, and if you want to note this part, please take a screenshot, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.